नमस्कार। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसने भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला यानी अरावली को एक बहुत बड़े विवाद के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, बल्कि ये सीधा सीधा उत्तर भारत के पर्यावरण के भविष्य से जुड़ा एक बहुत अहम सवाल है। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को जरा विस्तार से समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, क्या होगा अगर एक इतनी जरूरी पर्वत श्रृंखला के 90% हिस्से को कानूनी तौर पर माइनिंग के लिए खोल दिया जाए। यही वो गंभीर सवाल है जो आज हमारे सामने खड़ा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि अरावली इतनी जरूरी क्यों है। आखिर क्यों इस पर्वत श्रृंखला को उत्तर भारत की हरी दीवार या ग्रीन वॉल कहा जाता है। देखिए, अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक प्राकृतिक दीवार की तरह फैली हुई है, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के लिए एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करती है। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये तो उत्तर भारत के लिए एक लाइफलाइन है। यही वो पहाड़ हैं जो थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में मदद करते हैं, धूल भरी आंधियों से हमें बचाते हैं, और हाँ, एनसीआर की हवा को साफ रखने में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम अरावली के महत्व की बात करेंगे, फिर उस विवादास्पद 100 मीटर नियम को समझेंगे जिसकी वजह से ये पूरी बहस छिड़ी है। हम ये भी देखेंगे कि इसका उत्तर भारत पर क्या असर पड़ सकता है, इस परिभाषा में क्या वाकई कोई खामी है, और मौजूदा कानूनी गतिरोध क्या है, और आखिर में हम अरावली के भविष्य और आगे के रास्ते पर भी नजर डालेंगे। चलिए अब सीधे विवाद के केंद्र में आते हैं। ये पूरा मामला अरावली की पहाड़ी को डिफाइन करने के, या कहे कि उसकी परिभाषा से जुड़े एक नए नियम से है। हुआ ये कि 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव में अरावली की परिभाषा ही बदल दी गई। अब नया नियम यह है कि सिर्फ वही जमीनी आकृतियां अरावली मानी जाएंगी जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची हों। अब इस बदलाव का मतलब समझिए। पहले क्या था, पूरी की पूरी अरावली श्रृंखला, चाहे वो छोटी पहाड़ी हो, बड़ी हो या कोई रिज हो, सब प्रोटेक्टेड थी। ये एक बहुत ही ब्रॉड इकोलॉजिकल परिभाषा थी। लेकिन अब इसकी जगह एक सख्त, सिर्फ ऊंचाई पर आधारित परिभाषा लागू कर दी गई है। और इस एक बदलाव का नतीजा क्या है, जानकर हैरानी होगी, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस नए नियम के बाद अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां, जी हां 90% से ज्यादा, अब कानूनी तौर पर अरावली ही नहीं कहलाएंगी। मतलब वो प्रोटेक्शन के दायरे से बाहर हो सकती हैं। तो सवाल यह है कि जब 90% पहाड़ियां प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएंगी, तो इसका असल में जमीन पर, यानी पूरे उत्तर भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। पर्यावरण के जानकारों की माने तो इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। एक के बाद एक मुश्किलें आ सकती हैं, जैसे मरुस्थलीकरण का बढ़ना, धूल भरी आंधियों का ज्यादा आना, दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन का और खराब होना, ग्राउंड वाटर का तेजी से नीचे जाना, और हाँ, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के टूटने से इंसानों और जानवरों के बीच टकराव का बढ़ना। अगर हम सिर्फ हरियाणा का उदाहरण लें, तो गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे इलाकों में, जहां पहले से ही पर्यावरण पर बहुत दबाव है, वहां की 90 से 95% अरावली पहाड़ियां इस नई परिभाषा की वजह से अपना सुरक्षा कवच खो सकती हैं। और यहीं पर यह बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि क्या किसी इकोसिस्टम को, किसी पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को सिर्फ उसकी ऊंचाई से मापना सही है? क्या यह परिभाषा ही अपने आप में अधूरी है? देखिए, सरकार का लक्ष्य यह है कि माइनिंग को रेगुलेट करने के लिए एक यूनिफॉर्म और साइंटिफिक स्टैंडर्ड बनाया जाए। लेकिन जो आलोचक हैं, उनका यह तर्क है कि किसी इकोसिस्टम की वैल्यू को सिर्फ उसकी ऊंचाई से आंकना एक फॉल्टी अजम्पशन है, एक गलत धारणा है। ये उस इकोसिस्टम के असली पर्यावरणीय रोल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, 20 से 80 मीटर ऊंची छोटी छोटी पहाड़ियां भी पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। उन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो भी तो धूल रोकती हैं, पानी सहेजती हैं और वाइल्ड लाइफ को एक घर देती हैं। तो इस पूरे विवाद ने एक कानूनी और नीतिगत गतिरोध, एक तरह का स्टैंड ऑफ पैदा कर दिया है, जहां दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए आमने सामने हैं। तो फिलहाल की स्थिति क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नई परिभाषा को तो मान लिया है, लेकिन एक शर्त के साथ। कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस नए क्लासिफिकेशन के आधार पर एक डिटेल्ड प्लान नहीं बन जाता, तब तक अरावली में किसी भी नए माइनिंग परमिट पर रोक लगी रहेगी। तो जो केंद्रीय बहस है, वो दो ध्रुवों पर टिकी है।
एक तरफ सरकार और सुप्रीम कोर्ट का नजरिया है कि माइनिंग को सही से रेगुलेट करने के लिए एक क्लियर और स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ पर्यावरणविदों का कहना है कि यह परिभाषा बहुत ही संकीर्ण है और ये एक पूरे इकोसिस्टम के विनाश को कानूनी बना देगी। तो अब सवाल ये उठता है कि अरावली का भविष्य क्या है और इस गतिरोध से बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। विशेषज्ञ कई सुझाव देते हैं। सबसे पहला और जरूरी सुझाव तो यह है कि परिभाषा को बदला जाए। प्रोटेक्शन का आधार इकोलॉजिकल महत्व हो, ना कि सिर्फ ऊंचाई। इसके साथ ही जो मौजूदा पर्यावरण कानून हैं उन्हें और सख्ती से लागू किया जाए। निगरानी के लिए जीआईएस और ड्रोन जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो और जो भी सेंसिटिव इलाके हैं उन्हें इको सेंसिटिव जोन घोषित करके एक्स्ट्रा सुरक्षा दी जाए। आखिर में अरावली का ये पूरा मुद्दा हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। विकास और संरक्षण के बीच संतुलन कैसे साधा जाए? डेवलपमेंट वर्सेस प्रिजर्वेशन। ये सवाल सिर्फ अरावली का नहीं बल्कि हर विकासशील देश का है। एक देश अपने संसाधनों की जरूरतों और अपनी सबसे पुरानी प्राकृतिक विरासत को अगली पीढ़ियों के लिए बचाने के कर्तव्य के बीच सही संतुलन कैसे बनाता है? इसी सवाल का जवाब हमारा भविष्य तय करेगा।